सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस की क्लास करेंगे और सोशल साइंस की यह क्लास नंबर 4 रहेगी। सामाजिक विज्ञान की यह क्लास है, क्लास नंबर 4 है। इसके पहले 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है और प्लेलिस्ट आज बना दिया जाएगा। तो सभी लोग प्लेलिस्ट में, और जो हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, हिस्ट्री का चैप्टर, इतिहास का चैप्टर चल रहा है आपके, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे। तो पूरे सेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे A to Z, ताकि 120 में से आप लोगों का जो स्कोर है 100+ अवश्य आ सके, क्वालिफाइड सभी लोग हो सकें। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कल हमने 25 प्रश्न किए थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, आज हम और 25 प्रश्न करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है बुरहान फर्स्ट की सरकार में मंत्री बना और राज्य की धार्मिक नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया? मलिक अंबर, टोडरमल, शाहिर ताहिर, इस्माइली या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, 100+ स्कोर प्राप्त करना, 90+ से सभी क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो बुरहान फर्स्ट की सरकार में मंत्री बना और राज्य की धार्मिक नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, वह है शाह ताहिर इस्माइली। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। शाह ताहिर इस्माइली फारस के एक प्रवासी शिया विद्वान थे। इन्होंने 16वीं शताब्दी में दक्कन का दौरा किया और बुरहान फर्स्ट के डोमेन में बस गए। वे जल्द ही बुरहान फर्स्ट की सरकार में मंत्री बन गए और उन्होंने राज्य की धार्मिक नीतियों को प्रभावित करना जो है शुरू कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलिक अंबर कौन था? मंत्री था, दास था, कवि था, इनमें से कोई नहीं? इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मलिक अंबर कौन था दोस्तों? सभी लोग बताइए, मलिक अंबर कौन था? तो मलिक अंबर एक दास था। क्या था? मलिक अंबर जो है एक दास था। दोस्तों मुगलों के कब्जे के बाद भी अहमदनगर राज का एक निश्चित हिस्सा अभी भी बना हुआ था और मलिक अंबर द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। मलिक अंबर एक एविसिनियन गुलाम था। मलिक अंबर क्या था? एक एविसिनियन गुलाम था जिसने मुर्तजा द्वितीय के तहत वास्तविक शासक के रूप में पूर्ण शक्ति ग्रहण की थी। तो दास की बात करेंगे तो मलिक अंबर कौन था? एक दास था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किताब ए नवरास की पुस्तक लिखी? जी हाँ, किसने लिखी थी? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आंसर है और सभी को कमेंट करना है कि इनमें से जो है किसने किताब ए नवरास पुस्तक लिखी? मलिक हसन बहरी, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, अली आदिल शाह फर्स्ट, बुरहान निजाम शाह। तो किताब ए नवरास पुस्तक किसने लिखी है? तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखी है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किताब ए नवरास पुस्तक किसने लिखी? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 1580 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक बीजापुर की सल्तनत पर शासन किया। वह संगीत के महान संरक्षक थे। इन्होंने कई संगीत वाद्य यंत्र बजाए भी हैं और इन्होंने दखनी में किताब ए नवरस मतलब नवरसों की पुस्तक भी लिखी थी। तो कहाँ पर लिखी? दखनी में। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक अपना फीडबैक कीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजरनामा जारी किया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाह आलम। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो भारत में जिस शासक ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजरनामा जो है जारी किया गया था, वह है किसके द्वारा? किस शासक ने? अकबर। जी हाँ दोस्तों,
अकबर ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजरनामा घोषित या जारी किया। इसने उन्हें धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। उसने उलेमाओं के प्रभुत्व को रोकने के लिए महजरनामा जारी किया। इसे फौजी ने 1579 में लिखा था। तो महजरनामा किसने लिखा था? फैजी ने लिखा था। किसने जारी किया? अकबर ने। लिखा किसने? फैजी ने। कब लिखा? 1579 में लिखा था। तो दोनों चीजों को आपको कवर कर लेना है। अगला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1627, 1630, 1633, 1636 में। तो जहांगीर की मृत्यु आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। तो वह हुई थी दोस्तों 1627 ईस्वी में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जहांगीर की मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1627 में हुई। जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो शाहजहां आगरा पहुंच गया और रईसों, प्रमुख दीवान आसफ खान और सेना के समर्थन से मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो कौन बैठा जहांगीर की मृत्यु के बाद? शाहजहां। और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर निधन हो गया था। लाहौर के पास शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, किसके समय में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था? तो जहांगीर के समय। और जहांगीर को किस नदी के किनारे दफनाया गया था? तो रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। और ये लाहौर के पास शहादरा पर है। ठीक है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती, इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने शेर शाह को सूरी वंश की स्थापना में मदद की? कन्नौज की लड़ाई, चौसा का युद्ध, दुहरिया की लड़ाई या चंदेवाली की लड़ाई? तो जिस युद्ध में शेर शाह को सूरी वंश की स्थापना में मदद की थी वह चौसा का युद्ध 1539। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में। और चौसा की लड़ाई जो है मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य जुड़ाव था। यह 26 जून 1539 को चौसा आधुनिक बिहार में लड़ा गया था। इसने शेर शाह को सूरी वंश की स्थापना में मदद की थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में शेर शाह सूरी का सामना जैता और कुंपा के कमांडरों के नेतृत्व वाली राठौर सेना से हुआ था? जोधपुर की लड़ाई, समेल की लड़ाई, लालसोट की लड़ाई या चंदेरी की लड़ाई? तो जिस युद्ध में शेर शाह सूरी का सामना जैता और कुंपा के कमांडरों के नेतृत्व वाली राठौर सेना से हुआ था वह कहलाती है समेल की लड़ाई। समेल के युद्ध में शेर शाह सूरी का सामना जैता और कुंपा के कमांडरों के नेतृत्व वाली राठौर सेना से हुआ था। किस लड़ाई में? समेल की लड़ाई पे हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गयास बेग, नकीब खान और नियामतुल्ला जैसे विद्वानों का संरक्षण दिया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? देखिए, जिसने गयास बेग और नकीब खान, नियमतुल्ला जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था वह आपका जहांगीर है। किसने दिया था? जहांगीर ने गयास बेग, नकीब खान और नियामतुल्ला जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। जहांगीर की बात करें, जहांगीर के शासनकाल के दौरान अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नमह और खफी खान ने मुंतखब एक लुबाब लिखा था। प्रश्न आ सकता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नमह, तो पादशाह नमह किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। और मुंतखब ए लुबाब किसने लिखा? तो खफी खान ने लिखा था। ये इन दोनों चीज़ों को आपके रिमाइंड कर लेना, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सल्तनत और मुगल काल में किसानों को बीज, कृषि उपकरण आदि के लिए दिए गए ऋण को सटीक रूप में परिभाषित करता है? बांध, दहशाला, तक्कावी या नैस्की की बात करेंगे। इनमें से वह शब्द जो है सल्तनत और मुगल काल में किसानों को बीज, कृषि उपकरण आदि के लिए दिए गए ऋण को सटीक रूप से जो परिभाषित कर सकता है वह आपका है तक्कावी। जी हाँ दोस्तों,
तकावी जो होता है ये लोगों को कृषि के लिए पुनर्वास के लिए दिए जाने वाला ऋण होता है। इसके लिए कृषि के लिए पुनर्वास के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे तकावी बोला जाता है। और इसकी शुरुआत तुगलक ने की थी। किसने की थी? तुगलक ने, इसलिए इसका नाम तकावी पड़ा था। और कृषि विकास के लिए यह ऋण दिया जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि कृषि विकास के लिए ऋण दिया जाता था तुगलक में, तो वह तकावी के नाम से दिया जाता था। अगला, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? 10 सूबों में, 11 सूबों में, 12 सूबों में या 13 सूबों में विभाजित था? तो अकबर के शासनकाल के समय जो है मुगल साम्राज्य जितने सूबों में विभाजित था, तो मुगल साम्राज्य टोटल 12 सूबों में विभाजित था। कौन कौन से वह सूबे थे? तो अकबर शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 12 सूबों में या प्रांतों में विभाजित था। इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान थे। ये हमारे टोटल 12 थे। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आप लोगों को नोट कर लेना है, फीडबैक करना है, अच्छे तरीके से समझना है। टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, अकबर के प्रशासन में दीवान के निम्नलिखित में से कौन से कार्य थे? जी हाँ, अकबर के प्रशासन में दीवान के मुख्य कार्य पूछे जा रहे हैं और ये 1, 2, 3 ऑप्शन में दिए गए हैं। नीचे कूट भाषा में दिया गया कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर के प्रशासन में दीवान के जो कार्य थे दोस्तों, दीवान का कार्य दीवान को सूबों में राजस्व संग्रह और पर्यवेक्षण करना था और सभी व्ययों का लेखा जोखा रखना था। उनसे खेती के क्षेत्र में वृद्धि की भी उम्मीद थी। कभी कभी किसानों को उनके कार्यालय के माध्यम से तकावी व अग्रिम ऋण दिया जाता था। तो तीनों आपके सही है, तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे कि नीचे दिए गए कूट में से तीनों हमारे जो है अकबर के प्रशासन में दीवान के लिए कार्य थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन जो है असद नाम से उर्दू गजल लिखता था? जी हाँ, इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो असद नाम से उर्दू गजल लिखता था? मीर तकी मीर, दुष्यंत, मिर्जा गालिब या अमीर खुसरो? तो असद नाम से उर्दू गजल जो लिखता था वह था मिर्जा गालिब। जी हाँ दोस्तों, मिर्जा गालिब का पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। हम में से ज़्यादातर लोग गालिब के नाम से जानते हैं और उनका कलम नाम था गालिब क्या था? उनके कलम का नाम था गालिब। लेकिन गालिब से पहले इन्होंने असद नाम से लिखा था, जिसका मतलब शेर होता है। असद का मतलब क्या होता है? शेर। और बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा उन्हें दबीर उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न आता है कि मिर्जा असदुल्ला को दबीर उल मुल्क की उपाधि किसने की? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा दी गई थी। और बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दबीर उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। तो दोनों चीजें हैं, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगला है, उस्ताद ईसा मुगल काल में निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से संबंधित है? ताजमहल, बुलंद दरवाजा, लाल किला या इतिमाद उद दौला का मकबरा? तो उस्ताद ईसा मुगल काल में निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से संबंधित है? तो वह आपका है ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा थे। अगला है, पवन खिंड की लड़ाई शिवाजी और किसके बीच लड़ी गई थी? अफजल खान, आदिल शाह, सिद्दी जोहर या रुस्तमजमन? तो दोस्तों, पवन खिंड की लड़ाई जो है शिवाजी और सिद्दी जोहर के बीच लड़ी गई थी। पवन खिंड की लड़ाई किसके बीच? शिवाजी और सिद्दी जोहर के बीच जो है लड़ी गई थी। इस लड़ाई में शिवाजी ने राज्य की स्वतंत्रता को स्वीकार करने और औपचारिक रूप से पहचानने में मदद की थी। निम्नलिखित में से कौन जो है शाहजी भोसले के अधीन पेशवा? इनमें से कौन जो है आपके शाहजी भोसले के अधीन पेशवा था? वह था दोस्तों श्याम पंत कुलकर्णी रंजेकर था। जी हाँ, शाहजी भोसले के अधीन जो पेशवा था
वह श्याम पंत कुलकर्णी रंजेकर। बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वेतन के एवज में दिया जाता था और वे हर 3 से 4 साल में हस्तांतरित या हस्तांतरणीय होते थे। तो किसे वेतन के एवज में दिया जाता था? तनख्वाह, जागीर, मशरूत जागीर, वतन जागीर या अल्तमगा जागीर। तो वेतन के एवरेज में दिया जाता था और हर 3 से 4 साल में यह हस्तांतरणीय होता था और यह कहलाता था तनख्वाह जागीर। जी हाँ दोस्तों, जागीरदारी या दारी शातेम में विभिन्न प्रकार की जागीरें थी। तनख्वाह जागीर वे थे जो वेतन के बदले दिए जाते थे और वे हर 3 से 4 साल में हस्तांतरणीय होते रहते थे, मतलब नाम चेंज होता रहता था। अगला, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? पैरा, मंगोलियाई, चगताई तुर्किक, हिजाजी अरबी, बहरानी अरबी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि बाबरनामा जो भाषा लिखा गया था वह तुर्की भाषा में। तो ऑप्शन में देखिए, तुर्की किस शब्द में दिया? केवल एक ही दिया गया है, तो चगताई तुर्किक। क्या होगा? चगताई तुर्किक की बात करेंगे। देखिए, बाबरनामा को तुज्क ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के केवल 2 सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। बाबरनामा को इस्लामी इतिहास में पहली सच्ची आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है। तो इस्लामी इतिहास में पहली सच्ची आत्मकथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबरनामा को जाना जाता है। किसी प्रकार में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है साहजी भोसले के अधीन पेशवा था? मोरोपंत, त्र्यंबक पिंगले, श्यामपत कुलकर्णी रंजेकर, बालाजी विश्वनाथ या सोनोपंत दवीर। तो इनमें से कौन जो है साहजी भोसले के अधीन पेशवा था? तो वह है श्यामपत कुलकर्णी रंजेकर। जी हाँ दोस्तों, श्यामपत कुलकर्णी रंजेकर जो है साहजी भोसले के अधीन पेशवा था। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला, किस सुल्तान ने खुद को नायाब ए खुदाही कहा? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो जिस सुल्तान ने खुद को नायाब ए खुदाही कहा था वह तो दोस्तों बलबन। कहीं कहीं आपको अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा, लेकिन बलबन इज द राइट आंसर यहाँ पे माना गया है। बलबन के राजस्व सिद्धांत के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, विस्तृत दरबारी अनुष्ठानों के माध्यम से ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। दूसरा, कानून व्यवस्था की बहाली और अपनी प्रशासनिक नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समेकन और विस्तार के बीच चयन करना था। इन्होंने खुद को जो है नायाबे खुदाही या ईश्वर का डिप्टी कहा और लोगों को प्रभावित किया कि राजस्व पृथ्वी पर ईश्वर का उपराज्य था। देखिए, आप समझ सकते हैं, राजत्व जो है पृथ्वी पर ईश्वर का उपराज्य था। तो नायाबे खुदाही जिसे ईश्वर का डिप्टी कहा जाता है, किसने कहा था खुद को? बलबन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी? फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी या अरबी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी? और वह थी दोस्तों फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह आपकी कौन सी थी? फारसी। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत का साहित्य फारसी भाषी लोगों के दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर चढ़ने के साथ शुरू हुआ और स्वाभाविक रूप से भारत में फारसी भाषा का प्रचार हुआ और यह यहाँ की आधिकारिक भाषा थी और जल्द ही भाषा में साहित्यिक कृतियां भी दिखने लगी थी। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान अधिकतम मंगोल आक्रमण हुए? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो किसके शासनकाल के दौरान अधिकतम मंगोल जो है आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। भी ऑप्शन को सही कर लीजिए। मंगोल आक्रमणों की अधिकतम संख्या जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुई
मंगोलों ने कुछ अंतिम वर्षों को छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी के पूरे शासनकाल के दौरान भारत की सुरक्षा की धमकी दी। गजनी और काबुल ने भारत पर हमला करने के लिए अपने शक्तिशाली ठिकानों का गठन किया। किसने किया? गजनी और काबुल। और वे सिंध और पंजाब तक आगे बढ़ गए थे। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान उनके हमले जो है पिछले वाले की तुलना में अधिक उग्र हो गए थे। जो पहले हमले हुआ करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो हमले शुरू हो गए थे और भी उग्र और भयंकर हो गए थे। आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर, राजा मान सिंह, उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप सिंह। तो आजमेर या आमेर का किला, आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला राजा मान सिंह ने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, आमेर का किला किसने बनाया? राजा मान सिंह ने बनवाया था। और राजा मान सिंह के शासनकाल के दौरान इस पुरानी संरचना के अवशेषों पर बनाया गया था और संरचना का पूरी तरह से विस्तार उनके वंशज जय सिंह प्रथम ने किया था। तो प्रश्न आ गया कि आमेर का किला जो है किस वंशज ने जो है इसका विस्तार किया? तो जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया था। और आमेर कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, सभी लोग जानते हैं। बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को हथियाने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? बुक्काई, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, रेवा राय सेकंड। तो बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को हथियाने वाला पहला विजयनगर जो शासक था वह हरिहर द्वितीय था। जी हाँ दोस्तों, हरिहर द्वितीय बहमनी वारंगल गठबंधन को विफल करने में सफल रहा और 1380 में बहमनी साम्राज्य से पश्चिम में बेलगाम और गोवा को छीन लिया। चौल व्यापार के समृद्ध यह राजस्व का स्रोत था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो थे, एक कवि थे, नाटककार थे, चित्रकार थे या आर्किटेक्ट थे? तो अमीर खुसरो एक क्या थे दोस्तों? तो अमीर खुसरो जो थे वे एक कवि थे। कवि अमीर खुसरो, आपने नाम भी शायद सुना होगा। ठीक है, अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। वह फारसी कविता के कई शैलियों के विशेषज्ञ थे जो मध्ययुगीन फारस में विकसित हुए थे। इन्होंने गजल, मसनवी, कथा, रुबाई, दो बेटी और तकरीब बंद सहित कई कविताएं लिखी। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? सांची, अजंता, हम्पी या पुरी? तो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है सांची, अजंता, हम्पी, पुरी। कौन है? ये सभी लोगों को कमेंट करना है। ये प्रश्न सभी के लिए आपको लिए दे रहे हैं, मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं। सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डेली आपकी 11:30 में हमारी एम में क्लास होती है। 11:30 AM में सुबह 11:30 बजे। कोई कभी कभी दिक्कत हुई तो 10-15 मिनट हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। 11:30 बजे आपकी वीडियो और क्लास मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं। बाकी 7 PM में हम प्रीवियस ईयर के जो पेडागॉजी है उनके जो पहला पार्ट आना है तो पेडागॉजी की शुरुआत करेंगे। जल्द मिलते हैं आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।